हाँ, नमस्कार। नीलू जी, देखिए, एक किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। ये शहर तेरा, ये हाकिम तेरा, ये कानून तेरा, मुझे यकीन है मुझे ही मुजरिम करार दिया जाएगा। तो ये तो बेबसी का आलम है। आप कुछ भी कह लें, आप ही का शहर है, आप ही का हाकिम है, मुझे ही मुजरिम करार दिया जाए। तो ये तो बात एक ही है। पहले फेज के इलेक्शन के बाद सभी पार्टियों ने अपना आकलन कर लिया, उनको मालूम है उनको क्या चाहिए। सेकेंड फेज में जहां पर 142 सीटें जो हुई है, जहां सबसे ज्यादा अभी झंझट हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात है बीजेपी को 50 और तृणमूल की जरूरत यह है कि बीजेपी को 17 से सीटों पर ही उनको रोक दिया जाए। ये स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। डेमोक्रेसी में सभी आदमी अपनी स्ट्रैटेजी लगाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गर्ग साहब ने देखिए वो पिटारा खोल दिया। ये उन सीटों पर ये लोग दम लगा रहे हैं जहां पर 221 में जो विनिंग मार्जिन जो है 5000 और 5000 से कम का है, राइट। तो इस जगह आप यदि इलेक्शन के दिन आप देखें, इलेक्शन कमीशन, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उनकी सारी व्यवस्था, उनकी सरकार का कोई रोल नहीं, तो फिर ये दोष किसका है? आज यदि आपने रीपोलिंग नहीं कराया और पूरी की पूरी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को आपने ध्वस्त कर दिया, जानते हैं वहां के लोग क्या बोल रहे हैं? गरीब लोग, जो मजदूर लोग हैं, वो बोलते हैं मेरा एक दिन का फिर से मजदूरी मारा गया, एक दिन की मजदूरी मेरी फिर से मारी गई। वो जो 1.5-2 लाख लोग वोट देंगे, वो एक दिन फिर उनको मजदूरी नहीं मिलेगी, एक दिन फिर उनके घरों में फाका होगा, भोजन नहीं मिलेगा। ये तो बड़ी बात है। नहीं, और उसके अलावा भी राजीव जी, उसके अलावा भी बहुत सारे जो दिल्ली में बसे हुए बंगालीज थे, वो अपने गांव गए हुए थे वोट डालने के लिए। उनको वापस आने का समय हो रहा था। अब फाल्ता में चुनाव दोबारा हो गया है, तो अब वो बेचारे न काम कर पाएंगे, उनको उतना लंबा रुकना पड़ेगा सिर्फ वोट डालने के लिए। बार बार लोग कहते हैं कि बंगाल को समझो, बंगाल की कल्चर को समझो। स्वामी विवेकानंद से अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस से परिचय कराने वाला आदमी एक आयरिश प्रोफेसर था, प्रोफेसर हेस्टी, जो आज स्कॉटिश चर्च कॉलेज जिसको बोलते हैं वहां पढ़ाता था। घटना के दौरान, क्लास के दौरान, वो कहा गया कि समाधि क्या है, तो विलियम हेस्टी ने कहा अपने नरेंद्र दत्ता को, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, विश्व गुरु बने, उन्होंने कहा वह रामकृष्ण परमहंस है। तो रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद का मुलाकात करने वाला एक आयरिश प्रोफेसर था। और स्वामी विवेकानंद ने क्या पूछा परमहंस से? उन्होंने कहा आपने भगवान देखा है क्या? मैं भगवान देख सकता हूँ क्या? उन्होंने कहा हाँ देख सकते हो यदि तुम्हारे में पात्रता हो। ये बंगाल की दुर्दशा, ये बंगाल में जो आगमन हुआ है दूसरी फेज में, ये पात्रता बंगालियों के लिए नहीं है। हमें लगता है कि दिल्ली के जो लोग जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, वो हमारी बंगाली अस्मिता पर बहुत बड़ा कड़ा प्रहार कर रहे हैं। 4-5 किताबें पढ़ने से आप विवेकानंद को नहीं जानते, 4-5 किताबें पढ़ने से आप बंगाली कल्चर को नहीं जानते। यहाँ के लोगों की कल्चर, यहाँ के लोगों का स्वाभिमान, यहाँ के लोगों का अपने प्राण उत्सर्ग करने की जो परंपराएं हैं, आप भूल कर रहे हैं। उसको उकसाइए मत। यहाँ पर देश बड़ा है हमारा, और उस देश बड़े होने में आपने जो फालता में किया है बिल्कुल गलत। पूरा विश्व देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। आपने 5 स्टेट में आपने इलेक्शन कराए, बंगाल में दो फेज में कराए, और दूसरी फेज में आपने रीपोलिंग कराई। और कल रात आप खुद बोल रहे हैं कि 10:30 बजे के बाद हठात डिसीजन आता है कि फालता का कैंसिल कर दिया जाए। क्यों? बंगाल के लोग, क्या ये पात्रता उनकी है? हमारी समझ से नहीं, ये पूरा उनकी स्वाभिमान पर एक चोट है। आप तो हावड़ा में बैठे हुए हैं और बंगाल का एक अहम इलाका है वो। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर बैकफुट पर बीजेपी है या बैकफुट पर टीएमसी है? चुनाव को दोबारा कराना मतलब क्या ये डर बीजेपी के अंदर है, या फिर ये कहेंगे कि टीएमसी अपना दमखम दिखाना चाह रही है कि चलो कराओ तुम चुनाव, जैसे अभिषेक बैनर्जी का ट्वीट था कि आओ अपने किसी भी गॉडफादर को लेकर आ जाओ और चुनाव लड़कर दिखाओ। देखिए, एक एक सीट महत्व रखता है, मैं तो आपको बता रहा हूं बार बार, सेकंड फेज वाली। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, 3 अलग अलग धड़े दिखाई देते हैं। एक हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, एक माइनॉरिटी, और एक हमारे यहाँ बंगाल की जो जनता है, बंगाली पॉपुलेशन है, वो है, राइट। और इन तीनों में सबसे बड़ी बात क्या है? हमने बाहर से आके, बंगाल बिहार और यूपी का एक्सटेंशन नहीं है, इसको भूलने की गलती कर रहे हैं लोग। वो सोच रहे हैं जो हिंदी भाषा भाषी लोग यहाँ बसे हुए हैं वो बंगाल, वो यूपी और बिहार के लोग, उनका एक्सटेंशन इस मट्टी पर बिल्कुल नहीं है। ये तो बंगाली लोगों की बड़ा हृदय है, बहुत बड़ा हृदय है कि उन्होंने हर एक प्रदेश से लोगों को अपने जमीन पे जगह दी, रोजी रोटी का संचार दिया। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां की जो पुअर,
वहां की जो पुहड़ सांस्कृतिक चीजें हैं हमारी मिट्टी पे है। हावड़ा एक मजदूरों से भरा हुआ एक हावड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है। सो इज कैलकाटा। यहाँ पर राजस्थान के लोग रोजी रोटी कमाने आए, बिहार के और यूपी के लोग आए हैं, और उनको एक एक्सप्लॉइट करके एक दिशा में ले जाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल गलत। और ये जितनी भी आपकी नैरेटिव बन रही है, ये वो हिंदी भाषा भाषियों के साथ चल रही है। उन्हें एक कहा गया है कि तुम्हारी अस्मिता पे तुम्हें डर है, तुम्हारी अस्मिता पे खतरा है, जो बिल्कुल ही रॉन्ग नैरेटिव है। यहाँ पर किसी को कोई खतरा नहीं है। बंगाली जो पॉपुलेशन है, बंगाली जो कल्चर है, जो यहाँ का इतिहास है, एक बहुत बड़ा इतिहास है। मेरे फादर खुद एक ऑर्फन थे, यहाँ के लोगों ने उनको रखा, उनको स्कॉलरशिप दी, उनको कब पहने दिया हावड़ा में, हावड़ा अक्षय शिकायतन में बेंच पे सोते थे मेरे फादर, राइट। तो यहाँ के बंगाली लोग हैं, राम चटर्जी, अर्जुन चटर्जी, जो वहां के ये थे, उन्होंने तो मेरे पिताजी को देखभाल किया। यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, भद्र लोग, इसीलिए इनको कहा जाता है। और लेकिन यहाँ के लोग बीजेपी की पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि बीजेपी तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रही है कि देखिए बंगाल में तो बदलाव की लहर दिख रही है, और टीएमसी को सब हटाना चाहते हैं। व्यवसायी वर्ग के जो लोग हैं यहाँ, जो छोटे छोटे रुपए कमा रहे हैं, वो बहुत साइलेंट है। मैंने आपको आज फिर मैं कह रहा हूं, आज का वोटर जब अपनी पोलिंग बूथ से निकल रहा है, वो किसी भी जगह मुंह खोलने को तैयार नहीं है, वो साइलेंट वोटर है। और फ्लोटिंग वोटर कहाँ गए? जो फ्लोटिंग वोटर जो लास्ट मोमेंट में अपना डिसाइड करते थे, आज एसआईआर के कारण यहाँ दो तरह की चीजें हो गई। यदि वो डर रहे हैं, यदि उनका डर हुआ है, तो वो जाएंगे टीएमसी की तरफ, और यदि एसआईआर सक्सेस हो गया तो जाएंगे बीजेपी की तरफ। तो ये जो बातें, और इसमें बता दूं, एसआईआर में जो कटा है उसमें माइनॉरिटी तो ही है, साथ में सनातनी हिंदू भी है, और बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग लोग उसमें नाम कटा है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये नैरेटिव हमको लगता है उछाल देना चाहिए कि भाई सब, जब आग लगी है तो मेरा घर थोड़ी है, सभी का घर है। तो उन लोगों के लिए कोई आदमी खड़ा नहीं है आज ट्राइब्यूनल में। जो 27 लाख वोट जो वहां पर गए, जो वोटर्स गए हैं, उनमें से सिर्फ क्यों कुछ हजार लोगों का ही डिसीजन हुआ है। तो ये जो एसआईआर का भय, जैन जी यहाँ का जो स्टूडेंट है, बहुत मेधावी है, बहुत प्रतिभावान है, बहुत प्रतिभाशाली है। हम तो लोगों से मिलते हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो आज बहुत, उनको आज बहुत ही क्या कहेंगे, अच्छी नहीं लग रही है जो चीजें यहाँ नैरेटिव बिल्डअप हो रही है। आज विकास की बात नहीं हो रही है, आज यहाँ इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है, और वो मुंह खोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि उसमें से जो वामपंथी विचारधारा वाले लोग थे, वो एक मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते थे। और इसीलिए देखिए, जो हमारी अभया जिनकी मृत्यु हुई आरजी कर में, उनकी मां जब इलेक्शन लड़ने गई तो उसका भी अपोजिशन किया गया, उसका भी विरोध किया गया। तो एक बहुत बड़ा एक लेयर्ड चीजें चल रही है यहाँ, एक सांस्कृतिक चीजें चल रही है, एक धर्मीय चीजें चल रही है, एक इकोनॉमिक चीजें चल रही है, एक भाषाई चीज चल रही है, जिसमें आज का सिचुएशन बहुत ये है। और एक चीज तो नजर आ रहा है, बीजेपी को 50 सीट चाहिए, और तृणमूल को चाहिए कि उनके 16 के 16-17 सीटों पे वो लगले जाए। इसीलिए इसमें वायलेंस तो नहीं हुआ। आप यदि आप पलता की बात कर रही हैं, कितने लोग मरे हैं तो भाटपाड़ा में 2 दिन पहले वहां गोली चली है, एक सीआईएसएफ को गोली लगी है। एक बाली में, हमारे हावड़ा में कंस्टिट्यूएंसी है बाली, वहां पर झड़प हुई है। लेकिन फालता में इलेक्शन के बाद लोगों को उठाया गया, पर्टिकुलर राजनीतिक दल के लोगों को उठाया गया, जो बिल्कुल गलत। आपकी वो सिंघम कहाँ है? आपकी जो इलेक्शन कमीशन की जो मैशनरी वहां काम करती थी कहाँ है? किस पर, वेयर द बक स्टॉप्स, किस पे आपको तो आरोप लगाना पड़ेगा और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन, मनोज कुमार अग्रवाल साहब इसके लिए जब जिम्मेवार है, और उनको जवाब देना होगा। बंगाल की जनता को भड़काइए मत, बंगाल की अस्मिता को समझिए, यहाँ की संस्कृति को समझिए, यहाँ की स्वाभिमान को समझिए। बोला जाता है बंगाल की मिट्टी जो है विद्रोहियों की घाटी है। यहाँ लोगों ने 17 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी है, और बार बार बंगाली लोगों ने दी है। देखिए, तृणमूल की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया। उन्होंने पूर्व डीजीपी जो है राजीव कुमार, पूर्व डीजीपी राजीव कुमार को दमदम और बैरकपुर का उन्होंने पुलिस ऑब्जर्वर बनाया। यदि आपने कहा था कि पुलिस ऑब्जर्वर, तो तृणमूल ने भी अपने पुलिस ऑब्जर्वर बनाए। क्यों बनाया? ये जो 50 का बीजेपी यदि 50 का ये क्रॉस करती तो उनकी सरकार बनेगी द्वितीय फेज में, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और वो 17 से तो ज्यादा है, इतना हमें मालूम है कि बीजेपी की जो टैली है सेकेंड फेज में 17 से ज्यादा है, तो वो 50 के आसपास घुसना चाहेंगे। और इसको रोकने के लिए ये आपके राजीव कुमार वहां गए हुए हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये राजीव कुमार को भेजना एक क्या माइंडसेट बता रहा है? ये माइंडसेट बता रहा है कि ये जो बैरकपुर की जो जगह है, उस बैरकपुर में वहां अर्जुन सिंह करके हैं, जो पहले तृणमूल में थे, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी में रहते हुए तृणमूल में थे, फिर तृणमूल से वापस बीजेपी टिकट मिला। इस बार उनके लड़के और उनके जो वो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं,
तो इस टाइप के लोगों को जब बीजेपी ने यदि लगाया है, बाजार में उतारा है, और एक राकेश सिंह है जो जेल से निकलते ही उनको टिकट दिया गया है, एक ही चीज को दर्शाता है कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो 17 से बढ़ाने की, जो बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बट याद रखिएगा, ये जो 50 से ऊपर तो बीजेपी जा रही है या जाने के आसपास है, इतना हमें पूरा ये है। लेकिन तृणमूल को एक आज अफसोस होगा कि उन्होंने कांग्रेस के साथ कोई अलायंस क्यों नहीं किया, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज में जो इलेक्शन हुआ 152 में, अभी जो खबरें हैं उसमें तो कांग्रेस को 7 या 8 सीटों का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और राहुल गांधी यदि यहाँ भरे मन से यदि यहाँ आते तो शायद तृणमूल का जो ये है दबाव है, तृणमूल की जो बढ़त है वो कम हो जाती। कांग्रेस ने यहाँ पर लोगों के साथ वो जो कैंपेनिंग करनी थी, जो स्टेट लेवल का होता है, जो राष्ट्रीय स्तर का होता है, उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया कांग्रेस ने यहाँ पर। ये गलत हुआ है। और तृणमूल के लोग जो 8 लोगों का छोड़ा, हमको नहीं लगता बीजेपी कांग्रेस एक भी सीट जीतेगी, बिकॉज हम खुद गलत थे 2024 में, जहां मोहम्मद सलीम और अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग, अधीर रंजन चौधरी जिसे वहां का ये कहा जाता है रॉबिनहुड, लोगों को पैसा बांटने का काम करते हैं, लोग सुख दर्द में खड़े होते हैं, वो हार गए यूसुफ पठान से। तो ये जो मुर्शिदाबाद और मालदा का जो बेल्ट है और थोड़ा सा बांकुरा की तरफ का जो बेल्ट है, जिसमें कांग्रेस इवन जो तृणमूल कांग्रेस का एक एमएलए जो जीता था उपचुनाव में, बायरन विश्वास, वो आज तृणमूल होकर लड़ रहा था, वो खुद आके मीडिया में बोल रहा है कि मैं हार रहा हूं, और 4 सीटों का उसने शमशेरगंज फरक्का की बातें कह दी। तो ये जो तृणमूल जो थी, जो घमंड में थी, उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस शून्य में चली जाएगी। हो सकता है शून्य में चले जाए, लेकिन यदि बढ़ता है तो किसका काटेंगे? वो काटेंगे वोट आपका तृणमूल का, वो काटेंगे आपका वोट। सीट जो कम होगी, जो तृणमूल को आज बहुत बुरी तरह से जरूरत है, वो है कांग्रेस का। तो ये चीज तो नजर आ रहा है। और एक बात बता दूं, यदि कांग्रेस आज व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, रेस्ट ऑफ द कंट्री थिंक्स टुमारो। यदि तृणमूल के साथ अपसेट होता है तो मेल्ट डाउन हो जाएगा, 30 से 40 लोगों के बीच में सिमट जाएगी तृणमूल, और सारे के सारे लोग या तो फिर सीपीएम की तरफ या कांग्रेस से भाग जाएंगे, या बीजेपी में वॉशिंग मशीन में घुसेंगे, बिकॉज वो जेल नहीं जाना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा लेसन कल देखने को मिलेगा हम लोग को।